तो ये टॉपिक हम पिकअप करते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। देखिए इंडेंचर्ड लेबर का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, एक डेफिनेशन दी गई है। दरअसल ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, मतलब जिन्हें बंधुआ मजदूरी कहते हैं। मतलब वो बंधे हुए थे, किससे बंधे हुए थे? कॉन्ट्रैक्ट से। उन्हें फॉर्म पर पूरा जो सिग्नेचर करके या अपनी रजामंदी देनी पड़ती थी कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ लिखा गया है हम उसका पालन करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एम्प्लॉयर के साथ करना पड़ता था, और इसका एक टाइम होता था कि भाई 2-4 साल 6 साल जो भी है, तब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट में के हिसाब से आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। और जो कुछ पैसा दिया जाएगा वो सारी बातें तय होती थी। और उसमें ये भी होता था कि उन्हें किसी दूसरे देश भी ले जाया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक ठेके पर मज़दूर लिए जाते थे और उन्हें उसका पालन करना पड़ता था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम तो चलता है आजकल, नौकरियों में भी चलता है। प्राइवेट नौकरी कुछ जगह साइन करा लिया जाता है कि भाई आप आए हो तो 1 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, 2 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। तो ये है। तो इंडेंचर्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी। और माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से, यानी इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जाकर मजदूरी का काम करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद। तो वो हमें पढ़ना है यहाँ पर कि भारत से बाहर जाकर बंधुआ मजदूरी क्या है। तो एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन ऑफ इंडिया, अब इंडिया का केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस केस को पढ़ें तो इलस्ट्रेट हमें ये देखने को मिलता है कि जो 19वीं सेंचुरी का जो वर्ल्ड था, जो ग्लोबलाइजेशन था, देखिए ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है ना, दुनिया भर में जो है यूरोपियन पावर्स पहुँच रही हैं, वहाँ के नेचर रिसोर्सेज को अपने कंट्रीज़ में भेज रही हैं, मतलब कंट्री का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। लोग, अब देखिए हम देखें इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, लोग भी, मजदूर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। प्रोडक्ट भी अफ्रीका में, एशिया कंट्रीज़ में यूरोप के प्रोडक्ट्स आकर बिक रहे हैं, है ना। और भारत जो अफ्रीका से कच्चा माल यूरोप में जा रहा है, तो जो आना जाना कितने कंट्रीज़ में आपस में लगा हुआ है। तो यही ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो जो 19वीं सेंचुरी का जो वर्ल्ड था उसके दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं जब आप इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू साइडेड नेचर क्या था, यहाँ पे टू साइडेड नेचर वो हम देखते हैं। इट वाज एक तरफ तो ये था कि जो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, और दूसरी तरफ ग्रेट मिजरी। एक तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि यानी ट्रेड में बढ़ावा, मुनाफे में बढ़ावा, दूसरी तरफ गरीबी, दरिद्रता। एक तरफ हायर इनकम यानी अच्छी आय, दूसरी तरफ गरीबी, है ना। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक जगह देखने को मिलता है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी काफ़ी, आज भी वो लोग हमसे टेक्नोलॉजिकल काफ़ी एडवांस्ड हैं। और दूसरे क्षेत्रों में हमें कोअर्शन देखने को मिलता है, मतलब एक तरफ तो तकनीक के रूप में आगे बढ़ते हुए देश हैं, दूसरी तरफ दबाव, ज़बरदस्ती हमें देखने को मिलती है जो लोगों पे की जाती थी। वो भी नए प्रकार के कोर्सन्स देखने को मिलते हैं जो आपके अफ्रीका में देखा था आपने, किसी प्रकार से नए तरीके से दबाव बनाया जाता है, कोर्स किया जाता है कि लेबर मार्केट में चले आएँ। तो 19वीं सेंचुरी में क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस चाइनीज़, मतलब चाइना के लोग भी और इंडिया के लोग भी हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लेबरर्स बनकर वो प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए गए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी करने के लिए गए दुनिया भर में। क्या समझ में आया आपको? पीपल फ्रॉम द इंडिया एंड चाइना, द इंडियंस एंड द चाइनीज़ वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड एंड रेलवेज़। अगर इंडिया में देखें तो अभी जो है हमारा इंटर कंट्री लेवल पे पता चला कि बिहार के लोग हैं, वो लगभग पूरे भारत में यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, मजदूरी काम करते हैं और अपने गांव में, अपने बिहार में अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। तो एक प्रकार से उनका घर भी चलता रहता है। लेकिन हम तब की बात कर रहे हैं जब पूरा देश ही छोड़ के दूसरे देश में लोग चले जाते थे कमाई करने के लिए। अब भी है, अरे भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, किसका ख्वाब नहीं होता कि यूरोप में और अमेरिका में जाके वो नौकरी करे। तब इसे आप एक प्रकार से माइग्रेशन ही कहेंगे, और वो पैसा कमाने के लिए ही जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो अब मज़दूर बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, बट उनका बॉस तो कोई और होगा ना। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सोचिए जो मैंने आपको बोला है कि आज भी वो चीज़ जारी है, बट विल पर है, उनकी विल पर डिपेंड करता है। तो इंडिया में क्या है कि इंडेंचर्ड लेबर जो है वो हायर किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, है ना, हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। उनसे कागज़ पर, दस्तावेज पर साइन कराए जाते थे, उनका रजामंदी ली जाती थी, अंगूठे लगवाए जाते थे कि हाँ अगर तुम मुकर जाओगे तो हम दिखा देंगे कि तुमने लिखा था और माना था इस चीज़ को। और उसमें प्रॉमिस करना पड़ता था कि
हम दूसरे देश में जाने को तैयार हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा रहता था कि आपको इंडिया दोबारा भेजा जाएगा, चाइना से हैं तो आपको चाइना दोबारा भेजा जाएगा, मतलब विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया, यानी आपको ले भी जाएंगे तो आपको वापस भेज भी देंगे। कब? लगभग 5 साल का कार्य जब उनका पूरा हो जाएगा। कहाँ पूरा हो जाएगा? जो एम्प्लॉयर है उसके प्लांटेशन पर, यानी जो उन्हें ले जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, वो उन्हें अपने यहाँ काम कराएगा। अब वो प्लांटेशन पे काम करना है या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करना है या माइन पर काम करना है, तो वो सब वो काम कराएगा, बदले में आपको मजदूरी देगा, वेजेस देगा, और जो फैसिलिटीज़ का वादा किया होगा वो सब वो देगा। मोस्ट इंडियंस इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे प्रेजेंट डे रीजन से, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, कहाँ से आए थे? बिहार है, सेंट्रल इंडिया है, और जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के, जहाँ पर पानी कम बरसता है, वहाँ से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी रजामंदी देकर इंडेंचर्ड लेबर के रूप में वो एम्प्लॉयर के साथ गए। मिड 19th सेंचुरी में दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। दूसरी चीज़, इन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी हमने नाम लिया है कि ये सब, यहाँ पर गरीबी की वजह भी थी। देखिए क्या चेंजेस थे मिड 19th सेंचुरी में। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो रही थी, जो लैंड रेंट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, मतलब ज़मीन पर अगर आप खेती कर रहे हो दूसरे की तो उसका किराया काफ़ी बढ़ गया था। और इसके अलावा जो प्लांटेशंस और माइंस के लिए भी ज़मीनें जो हैं वो क्लियर कर दी गई थी। उन ज़मीनों पर बड़े बड़े बागान वाले खेती, मतलब बड़े बड़े फार्म पर खेती होने लगी थी और माइंस के रूप में यूज़ किया जाता था। तो लोगों के पास ज़मीन बच नहीं रही थी, ज़मीन थी भी तो उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा था, और जो लोग कॉटेज इंडस्ट्री चलाते, छोटे छोटे उद्योग चलाते थे, वो ख़त्म हो रहे थे। ऑल दिस अफेक्टेड लाइफ, जिससे लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जो खासकर पहले से ही गरीब थे और वो अपने रेंट्स नहीं दे पा रहे थे और वो कर्ज में डूब गए, जिसकी वजह से उन्हें काम की तलाश में माइग्रेट करना ही पड़ा। माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। ऐसा ही होता है, जब उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं तो लोग, जिसके कभी वो अपने मालिक हुआ करते थे अपने उद्योग के, उन्हें काम छोड़कर दूसरे के अंतर्गत जाकर काम करना पड़ता था। अब वो जाते कहाँ थे, मतलब उनका डेस्टिनेशन क्या था? तो उनके डेस्टिनेशंस जो थे वो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स के जो डेस्टिनेशन थे वो करेबियन आइलैंड्स थे, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रिनिडाड है, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, फिजी है, और यहाँ तक कि भारत के नज़दीक जो तमिल, खासकर जो तमिल माइग्रेंट्स थे, उन्हें सिलोन भी ले जाया जाता था और मलाया भी ले जाया जाता था। ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में है ना, श्रीलंका और मलाया में। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन, और यहाँ तक कि भारत के जो वर्कर्स थे उन्हें भारत में ही, असम में भी प्लांटेशन की खेती के लिए ले जाया जाता था। देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है आपका वो करेबियन सी है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये करेबियन आइलैंड्स का है। यहीं पे आपको देखिए यहाँ पे गुयाना लिखा भी गया है, ट्रिनिडाड टोबैगो यहाँ पर है, सूरीनाम भी है, और ये है अफ्रीका आपका, यहाँ पे मॉरिशस है, और यहाँ पे जाके ये जो आप देख रहे हैं ये है फिजी, और ये है इंडिया। अब आप सोचिए कि इंडिया में के जो वर्कर, जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे वो श्रीलंका में भी गए, असम में भी उनको ले जाया गया, इसके अलावा मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, और करेबियन आइलैंड्स तक आए इंडियंस, और ये जो यूरोपियंस पावर्स हैं ये सब खेला कर रही थी। तो अब देखिए कितनी कनेक्टिविटी बन रही है, मतलब एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट, हमें माइग्रेशन जो हमें देखने को मिल रहा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी देखने को मिल रहा है, हमें लेबर का भी माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, और ट्रेड तो हो ही रहा था। यूरोपियन पावर जो है ना वो ट्रेडिंग कंपनीज थी सबकी सब, और ये सब बदमाशियाँ कर रही थी, अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट उन्होंने बनाए थे यहाँ पर। जो भी चीज़ कुछ आपकी क्वेरी हो तो मुझे आप ज़रूर बताया करिए, तो मैं आपको वो पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश किया करूँगा। तो चलिए चलते हैं, वापस लौटते हैं। जो रिक्रूटमेंट था वो एजेंट्स के द्वारा किया जाता था, मतलब मालिक थोड़ी आते थे करने के लिए, उनके आदमी आते थे, और उन्हें एम्प्लॉयर्स ने रखा हुआ था एजेंट्स को, और उन्हें कमीशन मिलता था जब वो रिक्रूटमेंट करते थे, है ना, लेबर्स को तैयार करते थे इन कामों के लिए। और जो बहुत सारे माइग्रेंट्स ऐसे थे जो इस वर्क को इस आशा से काम करने के लिए तैयार हो गए कि उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। देखिए आदमी गरीब होता है तो आदमी शहर, अब इंडिया में क्या है, अगर कोई बाहर नहीं जा रहा तो पता चलेगा वो सूरत में काम करने जा रहा है, मुंबई में काम करने जा रहा है, दिल्ली में कमाने जा रहा है ना। गांव के लोग जाते हैं बाहर जिससे कि हम कम से कम अपने घर को संभाल सकें, कुछ पैसा कमा सकें। तो ये जो माइग्रेशन है वो इंडिया का इंडिया में ही है, लेकिन यहाँ पे हम जो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन पढ़ रहे हैं वो दूसरे देशों में जाता था। उस समय के सिस्टम माइग्रेशन को हम पढ़ रहे हैं, तो कमीशन मिलता था एजेंट्स को, और वो लोग गरीबी से दूर होने के लिए ऑपरेशन से, कहीं कहीं क्या है ना कि ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वहाँ पे जो वहाँ के लोग उन्हें सताते थे,
तो अपने गांव और अपने घर में, तो वहाँ से भी भागने की कोशिश करते थे, तो वो इंडेंचर्ड लेबर बन जाते थे। और जो एजेंट्स हैं वो एक प्रकार से लालच भी देते थे उनको, ये कहते थे कि जो माइग्रेंट्स हैं तो उन्हें गलत सूचनाएं देते थे। देखिए सारे के सारे आपको क्वेश्चन में आंसर्स में सबको लिखना पड़ेगा, हम तो यहाँ पूरी बुक इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको आंसर समझने में, नोट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे कि वो जा कहाँ रहे हैं, किस प्रकार का ट्रैवल सिस्टम होगा और किस प्रकार का वर्क होगा, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, इनके बारे में सही जानकारी नहीं देते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो उन्हें अच्छा ही अच्छा बताते थे जिससे लोग तैयार हो जाते थे। ऑफन आज भी देखिए जो अरब में जो लोग भारत से जाते हैं तो देखिए कभी कभी शिकायतें आती हैं कि लोग उन्हें गलत जगह पहुंचा देते हैं या धोखा दे देते हैं। तो ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड। हाँ, अक्सर ये भी देखा जाता था माइग्रेंट्स जो छोड़कर जा रहे हैं अपना देश, दूसरे देश में काम करने के लिए, उन्हें ये तक नहीं बताया जाता था कि उन्हें एक बहुत लंबे मतलब ऑन लॉन्ग सी वॉयज, समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। एम्बार्क ऑन का मतलब दे विल हैव टू स्टार्ट एंड बिगिन अ लॉन्ग वॉयज। तो पानी की जहाज़ों में जाया करते थे, एरोप्लेन सिस्टम नहीं था। तो कुछ समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्स। और हाँ, मान लीजिए इतना लालच देने के बाद भी उनका जो टारगेट है रिक्रूट करने का, एजेंट्स का, मजदूरों का, उनमें कमी पड़ रही है तो एबडक्ट भी कर लेते थे, अपहरण तक कर लेते थे लेस विलिंग माइग्रेंट्स को जो नहीं जाना चाहते थे। तो ये देखिए भैया कितनी ख़राब हालत थी। एक प्रकार से ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड लेबर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। हाँ, ये भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम है उसे एक नई प्रकार की दास्ता कहा गया, क्योंकि स्लेवरी में क्या होता है कि आदमी खरीद लिया जाता है, फिर उससे जो काम कराना चाहे हम करा सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से हम कोई वस्तु खरीद लेते हैं फिर हम उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें, इसलिए इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जब प्लांटेशंस पर लोग पहुँचते थे जो लेबरर्स, तो उन्हें जो कंडीशंस मिलती थी वो अलग होती थी जो उन्हें बताई गई थी, जो उन्होंने सोचा था, जो ख्वाब देखे थे कि वहाँ जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। मतलब वो अपना एक अच्छा अच्छा ख्वाब देखते थे कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। और लिविंग इन वर्किंग कंडीशंस में हार्श, बहुत ही कठोर जीवन, मतलब वर्किंग कंडीशंस थी। और उनके जो लीगल राइट्स थे वो बहुत कम थे, यानी अगर वो दावा कर सके छुटकारा पाने का तो नहीं पा सकते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज थे कि वो उन्हें बांधे रखते थे। उनके पास कानूनी अधिकार बहुत कम थे छुटकारा पाने के। ठीक, लेकिन जो वर्कर्स थे, अब ये तो ये आपने पढ़ लिया कि जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे उनके रिक्रूटमेंट और गलत तरीके से रिक्रूटमेंट और उनकी जो होप्स थी वो धराशायी हो जाती थी जब वो पहुंचते थे। लेकिन अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि अगर वो वहाँ चले गए तो किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे एडजस्ट किया। बट वर्कर्स, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वर्कर डिस्कवर देयर ओन वेज ऑफ सर्व। लोगों ने वहाँ पे अपने जीने का अपने ही तरीका निकाल लिया, किस प्रकार से हमें जीना है। मैनी ऑफ देम एक्सपेक्ट इन टू वाइड्स। कुछ लोग तो भाई जो नहीं चल पाए वो जंगलों की तरफ भाग गए, और जब उन्हें पकड़ा जाता था तो उन्हें बहुत ही कठोर सज़ा दी जाती थी। लेकिन जो बाकी लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी इसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ कि न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए नए तरीके उन्होंने निकाल लिए। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम अपने पर्सनैलिटी को किस प्रकार से जहाँ पर हम गए हैं उसे बनाए रखें, उसको जीवित रखें और अपने अनुसार हम जीवन जी सकें, है ना, हमें घुटन सी महसूस ना हो। तो उसके लिए एक ताज़ी हवा कैसे हम अपने लिए बना सकें, अपनी जगह कैसे बना सकें, उसी को यहाँ पे कलेक्टिव एक्सप्रेशन दिया गया है, अकेले भी और अपने समुदाय के साथ भी। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा कि ब्लेंड करना पड़ा, मतलब मिलावट करनी पड़ी। क्या मिलावट करनी पड़ी? कल्चरल फॉर्म्स। क्या कल्चरल फॉर्म्स? ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड वो हो गई जहाँ वो गए हैं, न्यू हो गई जो उनकी अपनी है, क्योंकि भाई वो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे तो कल्चर है वहाँ की, इनकी कल्चर वहाँ पे नहीं है, दोनों को मिलाकर एक नई कल्चर। तो इसी को कहते हैं कल्चरल फ्यूजन। ठीक है। इन ट्रिनिडाड एंड अब उदाहरण यहाँ दिया गया, जैसे ट्रिनिडाड में, ठीक है, वहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकलता था। अब उसे जो है राइशियस कार्निवल यानी होशे के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जो इमाम हुसैन के याद में मनाया जाता है। उसमें जो वर्कर्स थे वो डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट रीजन्स के जाकर उस जुलूस में शामिल होते थे। इसी प्रकार से एक प्रोटेस्ट रिलीजन था जिसे रास्टैफरेनिज्म कहा जाता था, इसको जमैकन रेगे स्टार बॉब मार्ले, इसको आप सब ढूंढ के खुद ही पढ़ लीजिएगा ये कौन थे, रेगे स्टार क्या होता है। तो सेलिब्रिटी थे जिन्होंने इसको काफ़ी फेमस कर दिया था
और प्रोटेस्ट रिलीजन था, यानी धर्म में जो कमियां क्रूतियां देखने को मिली तो उनका विरोध करने वाला रिलीजन था। जैसे आप कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट है ना, तो प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिज्म में जो भी मतलब उनमें कमियां निकाल कर वो उसके विरोध में जो रिलीजन चला वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन था। आज भी उसको मानने वाले लोग हैं। तो इसमें क्या है, सोशल और कल्चरल रूलिंग्स इंडियंस माइग्रेंट्स की कैरेबियन में देखने को मिली। अब सोशल कल्चरल रिंग्स कैसे हो सकती हैं? अब देखिए जो मुहर्रम प्रोसेसन है वो इंडिया से तो कनेक्ट होता ही है, क्योंकि यहाँ भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है। अब जैसे होसे कार्निवल में भी इंडियन और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन दोनों की झलक मिलती है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रफ्रेनिज्म है यहाँ भी झलक देखने को मिलती है। यही चटनी म्यूजिक में देखने को मिलता है, जो ट्रिनिडाद में काफ़ी पॉपुलर और गुयाना में काफ़ी पॉपुलर है। इज़ अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेस। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उस समय जहाँ की जिस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस, मतलब आज भी ये जो म्यूज़िक है जो आज भी वहाँ पर है, तो ये दिखाता है किस प्रकार से वहाँ पर जो इंडियंस, मतलब इसमें इंडियंस की कल्चर की भी झलक है। तो इंडियन और जो नेटिव करेबियंस पीपल जो थे उन दोनों की ब्लेंडिंग से ये सारी चीज़ें निकल कर आई थी। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर फ्यूजन जो मैंने आपको बताया था, तो ये इस जो ग्लोबल वर्ल्ड जो बन रहा था, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, उसकी वजह से था। मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक असर हमें ये भी जो हमने पढ़ा यहाँ भी देखने को मिला। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लेंडिंग कल्चरल फ्यूजन है ये इसने भी ग्लोबल वर्ल्ड को बढ़ाने में मदद की। अच्छा, ग्लोबल की जब भी हम बात करते हैं तो एक इंटरकनेक्शन की बात करते हैं, एक मिंगलिंग की बात करते हैं, एक इंटरेक्शन की बात करते हैं। वो इंटरेक्शन यहाँ था कि थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह से चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, और जब मिल जाती हैं तो उनका ओरिजिनल कैरेक्टर ख़त्म और एक कुछ नया निकल कर आता है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने देखा हो किस प्रकार से हम जब कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, एक नया चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, एक नया रंग, नई ऑर्डर या समथिंग टोटली न्यू हमें देखने को मिल सकता है। यही कल्चरल फ्यूजन, और ये बहुत ही नॉर्मल है ना। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर आप सैर करिए, घूमिए, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के समय की जो इमारतें हैं, है ना, उसके पहले के समय की जो इमारतें हैं, मुग़लों के समय की जो इमारतें हैं, और आज जो हम घर बना रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइम्स देखने को मिलेगा। जैसे उर्दू भाषा को हम देखें तो ये भाषा जो है हिंदी और अरबी से, अरबी लोग यहाँ पर है उनसे मिलकर निकल के आज हम अगर हम बोलते बात भी करते हैं तो हम देखिए हिंदी और उर्दू का मिश्रण कहते हैं। हम कंप्लीटली टोटल हिंदी या टोटल उर्दू नहीं बोलते। आज हम अपने फूड आइटम्स उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ आई। हम इंग्लिश भाषा बोलते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही उदाहरण है। ब्रिटिश ना आते तो कहाँ से हम इस भाषा का आज यूज़ कर रहे होते। हमारी भवन की इमारतों में, हमारी इमारत, अगर हमारे देश की जो बिल्डिंग्स उन्हें हम देखें तो वहाँ भी एक ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइम्स कल्चरल फ्यूजन देखने को मिलता है। इंडिया में जो बर्थडे मनाया जाता है, देखिए केक वगैरह काटा जाता है, तो देखा जाए तो उसमें इंग्लिश एलिमेंट भी शामिल है, इंग्लिश कल्चर भी शामिल है, प्लस हमारी अपनी भी है। हो सकता है उस दिन घर वाले कथा सुने, खाना वो बनाए जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू और मुस्लिम परिवार या क्रिश्चियन परिवार जो हिंदुस्तान में बनाता है। तो जब जगह जगह से चीज़ें आके एक जगह इकट्ठा होती हैं, कुछ समय बिताती हैं, तो कुछ नया निकल के आता है। जैसे कल्चर फ्यूजन। मोस्ट इंडेंजर्ड लेबर्स वर्क। अच्छा, आप देखिए जो इंडेंजर्ड लेबर थे उनके साथ क्या हुआ। बहुत से इंडेंजर्ड वर्कर्स ऐसे थे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा होने के बावजूद भी वो वहीं बस गए, अपना परिवार उन्होंने बसा लिया, वहीं शादी कर ली इस तरह से। और कुछ लोग अपने घरों को लौटे और कुछ समय घर बिताने के बाद, शॉर्ट स्पेल का मतलब कुछ समय अपने घर यानी इंडिया में बिताने के बाद फिर वो वापस वहीं चले गए। तो देखिए वहाँ उनका मन लग गया, आदत पड़ गई, क्योंकि अब उन्होंने काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया और फिर एक कांस्टेंट इनकम तो बनी रहती थी। कंसीक्वेंटली, परिणाम स्वरूप बहुत से ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब देखिए कल्चरल फ्यूजन का ही उदाहरण है यहाँ पे कि लार्ज कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट, मतलब भारतीय डिसेंट, यानी जिनकी जो पूर्वज हैं वो भारतीय हैं, जिन हमारे पूर्वज भारतीय हैं जो इंडियन डिसेंट के लोग कहलाएंगे, तो इन कंट्रीज़ में रहते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स में रहते हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, जैसे नोबेल प्राइज़ विनर हैं वी.एस. नाइपाउल। अब देखिए इनका नाम अजीब सा ना, नाइपाउल। अब ये इनके पूर्वज कहीं ना कहीं कैरेबियन आइलैंड्स में रहे होंगे, इंडेंचर्ड लेबर से जुड़े होंगे। आपने सम ऑफ यू हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। आपने शिव नरेन चंद्रपॉल का नाम सुना होगा। मेरे समय में तो जो ये था काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था और वेस्ट इंडीज़ का कप्तान भी काफ़ी दिन तक रहा है, शिव नारायण चंद्रपॉल। अब देखिए इनका नाम जो है वो भारत से मिलता जुलता है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है। इसका मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं भारतीय एलिमेंट्स
वेस्ट इंडीज़ में रहे होंगे। भारतीय एलिमेंट्स कौन है? भारत के इंडेंचर्ड लेबर्स हैं। वहाँ गए होंगे, वहाँ रहे होंगे, फिर धीरे धीरे वहीं पे अपना परिवार बसा लिया होगा। तो अब वेस्ट इंडीज़ का भी और भारत दोनों के मिलन से ये नाम बन गया। और आपने राम नरेश सरवन का नाम सुना होगा, है ना, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इनमें भारतीय और जो वेस्ट इंडियन झलक, करेबियन जो है वो वेस्ट इंडियन भी कहलाते हैं। वेस्ट इंडीज़ भी करेबियन को आइलैंड्स को कहा जाता है। तो आप सोचते होंगे इनके नाम में ये अजीब सा क्यों है, वेगली इंडियन, कुछ इंडियंस क्यों यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ भारतीयता क्यों नज़र आ रही? उसका कारण यही है क्योंकि ये इंडेंचर्ड लेबर के संतति हैं, डिसेंडेड फ्रॉम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया से जो इंडेंचर्ड लेबर वहाँ गए थे उनकी संतानें हैं ये। तो 90s आप उसके बाद ये भी आपको पढ़ना है कि जो 90s में है ना, जब इंडियन नेशनल स्ट्रगल शुरू हुआ तो इंडियन लीडर्स ने इसका अपोज करना शुरू किया, इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन को। इसको एब्यूसिव बताया, इसको क्रूएल बताया कि ये जो है वो बहुत ही क्रूर है, इसमें मानव अधिकारों का हनन होता है, ह्यूमन राइट्स का, इसे ख़त्म किया जाए। इसे अबॉलिश कर दिया गया 90s में जब स्ट्रगल हुआ और 1921 में इसे ख़त्म किया गया। तो आप डेट याद रखिएगा कि ये जो एक टाइप की स्लेवरी थी इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, उसे ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी डिकेड्स तक, यानी दशकों तक ख़त्म होने के बाद भी जो इंडियन डिसेंडेंट थे, इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स, वो अभी भी कुलीस के रूप में करेबियन आइलैंड्स में एक माइनॉरिटी के रूप में रह गए। क्योंकि देखिए अब वहाँ पर जो वहाँ के लोकल लोग बन गए, जो इंडेंचर्ड लेबर्स बन के वहाँ गए थे, लेकिन अब जब जाना बंद हो गया लोगों का, तो उसके बावजूद भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में वहाँ पे पुलिस के रूप में जाने वाले लोग थे। और अगर आप नाइपॉल्स की अर्ली नॉवेल्स को पढ़ें तो उसमें आप देखें कैप्चर द सेंस ऑफ लॉस ऑफ एलिनेशन। लॉस ऑफ एलिनेशन का मतलब ये है कि वो वहाँ जाकर घुल मिल गए काफ़ी और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो अलग हैं। तो आगे चलते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, इसको एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंस किया जाता है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड। ऐसा नहीं कि भारत में धनी लोग नहीं थे, भारत में भी अच्छे खासे फाइनेंसर्स, बैंकर्स थे। तो जो भारत के उद्योग धंधे लगाने वाले लोग थे उनके बारे में हमें यहाँ कुछ पढ़ना है। तो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अगर आपको खेती करनी है, क्रॉप को प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। बिना पैसे के कैसे होगा, है ना। जुताई है, सिंचाई है, बीज के लिए पैसे चाहिए। और अगर लार्ज प्लांटेशंस पर वर्क करना है आपको, तो आप उसे बैंक से पैसा ले सकते थे, मार्केट से पैसा ले सकते थे, मतलब जहाँ पर जो फाइनेंसर्स थे। लेकिन किसानों का क्या होगा, वो भी हम्बल किसानों का, जो गरीब थे, बहुत अमीर नहीं थे। बड़े बड़े लोग तो कर सकते थे। तो जो इंडियन बैंकर थे उनके कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ्स, नट्ठू खोट्ठई छेठियार्स, ये सब इंडियन बैंकर्स थे, यानी धन्ना सेठ जिसे कहा जाए, पैसा उधार दिया करते थे। तो ये कुछ बैंकर्स के ग्रुप में से थे, ट्रेडर्स भी थे, जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे, मतलब उसमें पैसा लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। कहाँ करते थे? सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और पैसा या तो वो अपने फंड का यूज़ करते थे या फिर वो खुद यूरोपियन बैंक से उधार लेते थे। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का यूज़ किया है, यानी अगर आप खेती कर क्रॉप को प्रोड्यूस करके अगर आप उसे दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसकी ये पूर्ति करते थे, अपने पैसे से भी या खुद बैंक से उधार लेके। दे हैड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड चलने वाला सिस्टम उनके पास था, नया जो हो सकता है उस वक्त का, उन्नत किस्म का सिस्टम उन्होंने अपनाया हुआ था। और क्या करते थे? ट्रांसफ़र मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, और ये मनी लार्ज डिस्टेंस तक फॉलो करती थी, ट्रैवल करती थी, कि पैसा फंसने ना पाए और हमें वापस भी मिलता रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने खुद के देशी, मतलब जिनमें कहीं विदेशी का हाथ ना हो, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बना लिए थे, यानी उद्योग और औद्योगिक संगठन भी उन्होंने बनाए थे अपने। खाली इंडिविजुअली वो इस तरह के काम करने के साथ साथ उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए थे, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप जानते हैं, है ना, बिजनेस से रिलेटेड। तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, मतलब भारत के जो व्यापारी थे, जो मनी लेंडर्स थे, यानी पैसा उधार दिया करते थे, उन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो किया, अफ्रीका तक फॉलो किया। और जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, आज भी सिंधियों को कहा जाता है कि अच्छे खासे ट्रेडर्स होते हैं, काफ़ी पैसे वाले होते हैं, तो उन लोगों ने तो एक कदम और, दे वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी, जहाँ जहाँ यूरोपियन कॉलोनीज थी उसके अलावा भी वो लोग चले गए दूर तक अपना पैसा का कारोबार करने के लिए, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे।
और 1860 से उन्होंने अपने खुद एम्पोरिया इस्टेब्लिश किए, है ना, अच्छे खासे चलने वाले एम्पोरिया इस्टेब्लिश किए जो उन्नति और प्रोग्रेस कर रहे थे बिजी पोर्ट्स पर। मतलब जैसे स्टेशन पे देखिए आप उतरते हैं रेलवे से तो तमाम चीज़ें बेचने वाले आपको लोग मिल जाते हैं, उसी प्रकार से पोर्ट्स पर भी तब जहाज़ों का आना जाना होता तो आज भी पोर्ट्स काफ़ी बिजी रहते हैं। तो वहाँ पे अपने उन्होंने एम्पोरिया इस्टेब्लिश किए, वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश किए, मतलब एक ही पोर्ट पे नहीं, दुनिया भर के पोर्ट पर। और वहाँ वो या तो लोकल या इम्पोर्टेड क्यूरियोस को बेचते थे टूरिस्ट्स को। देखिए क्यूरियोस का मतलब ये हो गया कि ये जो एम्पोरिया यहाँ पे है ना, ये एक प्रकार से उनके खुद की मतलब छोटी सी मार्केट आप समझ सकते हो, या उनका खुद का रिटेल स्टोर जहाँ पर वैरायटी ऑफ थिंग्स वो बेचते थे। और क्यूरियोस में वो आइटम शामिल होते हैं जो जनरली रेयर होते हैं या जिन्हें देखकर आपका कुछ इंटरेस्ट जगे, मतलब यूजुअली अवेलेबल ना हो, यूजुअल थिंग्स नहीं, अजीब तरह की चीज़ें, विचित्र वस्तुएं वो बेचा करते थे, जिससे लोगों को इंटरेस्ट जगता था, लोग खरीदते थे। और इनके जो एम्पोरिया हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही थी और इस कारोबार में लगे हुए लोगों की भी संख्या बढ़ रही थी। स्वेल का मतलब इंक्रीजिंग। और ये क्यों हो रहा था? थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स, क्योंकि उस वक्त पैसेंजर वेसल्स वो भी सेफ़ और कंफर्टेबल, भाई पानी के जहाज़ों में लोग जो सफ़र करते थे ना, तो अब वो पैसेंजर उस वक्त तकनीक ऐसी आ चुकी थी कि लोग आराम से सफ़र कर सकते थे। तो जब वो पोर्ट पे उतरते थे, जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग गाड़ी से उतरते हैं, तो वहाँ पर इन रिटेल स्टोर्स पे वो अपनी चीज़ों को ख़रीदते थे। अभी तो कोई प्रदर्शनी वगैरह देखने जाते होंगे तो वहाँ पर आप देखते हैं क्यों जाते हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो वह क्यूरियस। तो ये अब अगला है इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या कवर किए हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस में से क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन जो इंडिया से हो रहा था उसके लिए। तो ये आंसर्स यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप स्टडी कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 19वीं सेंचुरी में जो इंडेंचर्ड लेबर था वो अपने अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने के तरीके उन्होंने निकाल लिए थे अपने एक्सप्रेशन को। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा गया है, बनाया गया है। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये भी है कि जो 19वीं सेंचुरी का इंडेंचर सिस्टम था उसे एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया है। 2013, 12, 14 में पूछा गया है, तो इसके ये यहाँ पे आंसर बनाया गया। आप देख लीजिए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी क्यों कहा गया। तो देखिए हम लोग ने पहले बुक में जो दिया गया उसको पढ़ लिया, एक बार हमारे दिमाग में बातें आ गई, फिर हम उन क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं कि पैटर्न क्या क्वेश्चन का रहता है जो पूछा जाता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके आंसर्स कैसे यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, कैसे आंसर्स लिखे जाने हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रिपरेशन अप्रोच। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया 17 में, 14 में, 13 में, कि इंडेंचर्ड लेबर्स का जो कल्चरल फ्यूजन में क्या योगदान था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए हमने यहाँ डिस्क्राइब की हैं। चलिए पेन नोट भी देख लेते हैं। देखिए ये पूरा मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि जो टू साइडेड नेचर था 19वीं सेंचुरी का, यहाँ पे है ना, मिजरी, पॉवर्टी, न्यू फॉर्म्स ऑफ कोर्सन एक तरफ, और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इनकम्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एक तरफ। इसके अलावा जो कंट्रीज़ थी इंडेंचर्ड लेबर को, इंडिया एंड चाइना है, वर्क कहाँ कहाँ करना पड़ता था वो मैंने यहाँ दिया गया है। सोर्सेज ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स इन इंडिया वो यहाँ दिया गया, कहाँ कहाँ से गए थे, डेस्टिनेशंस कौन कौन से थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, कॉजेज़ क्या थे वो यहाँ मैंने दिखा दिया आपको। अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी क्यों कहा गया उसका यहाँ पे नोट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस क्या थी वो यहाँ पे है, किस प्रकार का रिक्रूटमेंट होता था वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्यूजन कल्चर वो हम यहाँ पे देखें, कल्चर फ्यूजन क्या था यहाँ हमने डेफिनेशन दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल थे, वी.एस. नायपॉल, सी. नरेन, चंद्रपॉल एट्सेट्रा। और इनसे हमें क्या चीज़ पता चलती है, एक कल्चर फ्यूजन का एग्जाम्पल हमें मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे एबोलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम वो भी यहाँ दिया गया है, कब ख़त्म हुआ। और जो एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड जो अभी हमने पढ़ा वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, ये भी नोट्स ही हैं आपके। अब जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है इंडियन ट्रेड पर वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। चलिए लौटते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लेंगे। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद दिस टॉपिक, इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। बाय बाय।